हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं सर्च करा स्वागत करता हूँ आपका। मेंसुरेशन 2D आपका चल रहा है और इसमें लगभग आपकी 4 से 5 क्लास आपको मिल गई होंगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से इसको कराया जा रहा है और हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन में, जब आप पेपर में बैठो तो आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाए, ताकि जब आप पेपर में बैठो तो आपको कुछ भी नया दिखाई ना दे। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उससे हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप पूछ लिया करो, कोई भी डाउट आता है पूछ लिया करो भाई, ठीक है। बताने में किसी को कोई मनाही नहीं है, बस आपको पूछने वाला बनना है। तो बता तो हम आपको अपने आप ही देंगे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां तक हमने किया था उससे अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो कौन सा था। आई थिंक ये था कल का लास्ट क्वेश्चन और इसका जो आंसर आया था आपका 1386 मीटर स्क्वेयर। आई थिंक ये आपके क्वेश्चन का आंसर आया था। और इसमें क्या था, एरिया निकालना था हमें। किसका एरिया निकालना था? एरिया ऑफ रिंग बोल दिया जाता है, या फिर एनुलर जोन जो होता है उसको बोल दिया जाता है, या फिर रास्ते की जो चौड़ाई है वो बोल दिया जाता है। उसका एरिया आपको इसमें निकालना था, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। अब जो हम बात करेंगे, इससे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है और क्या उसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये है अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है कि किसी वर्ग के कोनों पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। और वर्ग तथा वृत्त के बीच में जो रिक्त स्थान है उसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, पहले उस पर हम फोकस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा स्क्वायर है, ठीक है। और इसने बोला है यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको स्क्वायर बनाने, कुछ इस तरीके से बना लो इसको, या फिर थोड़ा सा बड़ा बना लो, ऐसे ऐसे, और फिर आपका ऐसे, और फिर आपका ऐसे। इस तरीके से बनेंगे आपके, ठीक है। किसी वर्ग के कोनों पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वर्ग। अगर आप वृत्त बनाना चाहते हो तो ये बन गया, यहाँ से ये बन गया, यहाँ से आपका ये बन गया, और यहाँ से आपका ये बन गया। तो ये बन जाएंगे आपके 4 सर्कल। अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से है। क्योंकि देखो सर्कल जो बनाया गया है वो छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो हाथ से बनाया गया है, इस वजह से, ठीक है। तो अब इसने बेसिकली आपसे पता है क्या पूछा है? इसने पूछा है कि किसी वर्ग के कोनों पर बने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हर एक की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो इसका मतलब ये भी 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। बेसिकली ये इसके क्या है, सेंटर है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि स्क्वायर की जो आपकी साइड होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी। ये भी आपका 4 है और ये भी आपका 4 है, 8 हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है स्क्वायर का जो प्रत्येक एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो स्क्वायर का ईच एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका 90 आपका हो गया। और क्वेश्चन में जो एरिया आपसे पूछा गया है, एक तरीके से ये एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर ये एरिया जो ब्लैक वाला डॉटेड एरिया है, अगर इस एरिया को मैं निकालना चाहता हूं तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर मैं बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से, ये मेरे पास क्या बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। क्या बन गए आपकी, क्वाड्रेंट बन गए। तो यहाँ से क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट आपको लगाना होगा। बेसिकली ये क्या है आपका, एक तरीके से देखो ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है। और सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो प्रत्येक एंगल आपका, मतलब जो एंगल बनता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। अगर मैं इस सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ तो उसका क्वाड्रेंट बन जाता है। तो 4 इक्वल पार्ट में तोड़ने का मतलब क्या है कि 360 को 4 से डिवाइड करो, 90 आ गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट हो गया। बेसिकली सर्कल को जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो वो उसके क्वाड्रेंट कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में चतुर्थांश बोल देते हैं, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग इसका। तो ये आपका ये हो जाता है, ठीक है।
तो ये इसका क्या है, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश है आपका या चौथा भाग है। तो बेसिकली ये भी आपका वही बनेगा एक, ये भी आपका वही बनेगा 2, और ये भी आपका वही बनेगा 3, और ये भी आपका वही बनेगा 4। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 90 90। तो इसका मतलब 90 डिग्री कितनी बार आ गया आपका, 4 बार। तो इसका मतलब पूरा 360 डिग्री हो गया। क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि ये चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया वो एक सर्कल के एरिया के बराबर है। तो कभी भी अगर मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा तो उसके लिए करने का तरीका क्या है कि आप इसमें से इस स्क्वायर का एरिया निकालो, तो स्क्वायर के एरिया में से इन चार क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने देखा है इस क्वाड्रेंट की साइड क्या है, 8 आ गई, ठीक है, क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ से एरिया निकालना पड़ गया तो एरिया बेसिकली क्या होगा, एरिया होगा आपका स्क्वायर का एरिया जो कि आपकी साइड 8 है, 8 का स्क्वायर, और माइनस में सर्कल का एरिया, ठीक है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री बन रहा है, और 360 डिग्री का मतलब होता है आपका पूरा सर्कल, ये वाला 360 डिग्री है तो पूरा सर्कल है। तो इसमें से माइनस कर देता हूँ पाई और आर का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस करूंगा, रेडियस आपकी कितनी है, 4 है, तो ये आपका 64 आ गया, माइनस में 4 का स्क्वायर आपका 16, और ये आपका पाई आ गया, ठीक है। 16 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा आपका 4 और माइनस आपका पाई। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 16 इंटू में 4 माइनस पाई, 16 इंटू में 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे भी बोल सकता है कि स्क्वायर के हर एक कोने पे एक घोड़ा बांध दिया गया है और घोड़े की रस्सी की लंबाई आपकी 4 है। तो ये पूछेगा कि इस स्क्वायर का जो स्क्वायर है इसमें घोड़े द्वारा ना चरा गया क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो बेसिकली जो घोड़े की रस्सी यहाँ से यहाँ तक है तो घोड़ा इसी एरिया में आपका घूमेगा, या इस एरिया में घूमेगा, या इसमें घूमेगा, या इसमें घूमेगा, ठीक है। अगर ये घोड़े की लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही एरिया निकालना होता है, क्योंकि यही वो एरिया है जो घोड़ा यहाँ पर चर नहीं पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी बट क्वेश्चन का तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज नुमा क्षेत्र की भुजाएं 24, 28 और आपका 30 मीटर है। प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गाय को बांधा गया है, तो गाय द्वारा बिना चरा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। वो स्क्वायर में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ट्रायंगल आ गया आपका, और ट्रायंगल में आपसे पूछा है कि बिना चरा गया क्षेत्रफल कौन सा हो। ये आपका क्या है, ट्रायंगल वाला है, ठीक है। तो 7-7 मीटर है आपके रस्सी की लंबाई, तो मान लो ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। त्रिभुज आपको नहीं पता कौन सा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जैसे क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ये आपका क्या है, मान लो एंगल बी है, और ये एंगल आपका क्या है सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब वो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का क्या है आपका घोड़ा बांधा गया, 7 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये भी 7 है, ये भी आपकी 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी आपकी 7 है, ये भी आपकी 7 है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपकी 7 है, और ये भी आपकी क्या है 7 है, ठीक है। इस तरीके से आपका है। और इसने बोला है कि गाय के द्वारा बिना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो कौन सा एरिया होगा जो गाय द्वारा नहीं चरा गया होगा। तो बेसिकली मेरे भाई ये वो सारा एरिया है जो गाय ने नहीं चरा है। तो मुझे क्या करना होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें से इन 3 सेक्टर का एरिया क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, 3 सेक्टर है और इसमें 3 एंगल हैं, ए बी और सी। बेसिकली मुझे नहीं पता एंगल कितने डिग्री का है, बट मुझे ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का मतलब होता है आधा सर्कल, क्योंकि 360 डिग्री होता है पूरा सर्कल। इसका मतलब इन तीनों सेक्टर का एरिया जो होगा वो एक सेमी सर्कल के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि तीनों की रेडियस आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मुझे ये बचा हुआ एरिया निकालना है तो इस ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया पता लग जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपको इसमें लगाना होगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या निकलेगा आपको, ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये आपका क्या है 26 है, और एक तरीके से ये आपका 28 है, और ये कितना मेरे भाई आपका 30 है। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हैं और तीनों कोण आपस में अलग अलग हैं। इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो कौन सा आपका स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हीरोन्स फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है। और हीरोन्स फॉर्मूला में किसकी जरूरत होती है, एस की। एस होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर अगर निकालना है या तो इन सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो,
या फिर इनको सबको आधा आधा करके जोड़ दो, जैसे 13 हो गया, इसका 14 हो गया और इसका आपका 15 हो गया, ठीक है। 4 3 7 और 5 12 हो गया और ये आपका 42 हो गया। इसका मतलब सेमी पैरामीटर आपका कितना आ गया, 42 आ गया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होगा, यहाँ से एरिया होगा आपका अंडर रूट में सबसे पहले आपका 42 आएगा। 42 में से अगर मैं 26 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा आपका 16, 28 को माइनस करता हूँ तो 14 और 30 को माइनस करता हूँ तो आपका 12। तो यहाँ से मुझे एरिया निकालना होगा और एरिया निकालने के लिए इसका जो अंडर रूट में वैल्यू आ रही है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आप इसको क्या करो, तोड़ दो। 16 को तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 का बन जाएगा, डायरेक्ट आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। 42 को मैं 6 गुना 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 16 का 16 छोड़ देता हूँ, इसको मैं 2 गुना 7 लिख सकता हूँ और इसको मैं 2 गुना में 6 लिख सकता हूँ, 2 6 आपका 12, ठीक है भाई। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो इस 6 से इस 6 को काटो, आपका 6 बाहर आ गया, ठीक है। ये 7 और ये आपका 7, 2 7 का एक इकलौता 7 बाहर आ गया, ठीक है। 16 का आपका यहाँ से 4 बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 2 और आपका 2, यहाँ से आपका 2 बाहर आ गया, ठीक है। 6 7 आपका 42 आ गया और 42 इंटू में आपका कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका 336 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया आपका 336। इसका मतलब इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपका कितना है, 336 है। अब आपने बोला नहीं मुझे ट्रायंगल के एरिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये एरिया चाहिए। अब आपने क्या बोला कि इसमें से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूं तो आपका जो शेडेड एरिया आएगा, ठीक है भाई, जो आपका शेडेड एरिया होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर हो जाएगा 336 और माइनस में यही आएगा ना, 19 16 और 8, हाँ इतना ही आएगा। उसमें से 22/7 पाई आर का स्क्वायर मतलब 7 और इंटू आपका 7 और नीचे 2 से भी डिवाइड करना होगा क्योंकि सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सेमी का मतलब उसका आधा, तो उसका आधा कर दो तो ये आपका 7 से क्या है 7 कट जाएगा, ये आपका 11 पे चला जाएगा तो 336 हो गया और यहाँ से आपका कितना आ गया 77 आ गया। 16 में से 7 गया आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 7 गया आपका 5 आ गया और ये आपका इतना आ गया, तो इसका मतलब 259 और मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने दिया है भाई क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ है, बी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो बी होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन करके क्वेश्चन आपको करना है। और ऐसा क्वेश्चन जब शेडेड एरिया पूछा जाएगा, गाय को बंधवाया गया हो या घोड़े को बंधवाया गया हो, तो ऐसा क्वेश्चन बेसिकली स्क्वायर पे भी पूछा जा सकता है और ट्रायंगल पे भी पूछा जा सकता है। ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोस्केलस भी हो सकता है, स्केल एंड ट्रायंगल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपको क्या डाटा प्रोवाइड किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की जो भुजा AB है और जो AC है पर दो मध्य बिंदु हैं P और Q। देखो जहां पर भी ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट की बात आ जाए, दिमाग में रखना मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखो किस किस पे है, AB और AC पे। देखो किस किस पे है मेरे भाई, ये कह रहा है कि AB पे और आपका AC पे, जो दोनों में जो कॉमन होगा उसको नाम को ऊपर रखना। A कॉमन है तो यहाँ पर A लिख लो, ठीक है। यहाँ आपका B आ गया और यहाँ पे आपका C आ गया। ए बी का मिड पॉइंट आपका ये है, इसका मिड पॉइंट आपका पी है और इसका जो आपका मिड पॉइंट है वो क्या है आपका क्यू, ठीक है। ये कह रहा है कि ये इस प्रकार है। देखो सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखना, अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू की जो लेंथ होगी वो बी सी के पैरेलल होगी और पी क्यू की जो लेंथ होगी वो बी सी का आधा होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो बी क्यू जो है आपका वो पैरेलल हो जाएगा, आपका बी सी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पी क्यू की वैल्यू आपकी क्या है 5 है, ये कह रहा है कि पी क्यू की वैल्यू आपकी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। एपी क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, एपी क्यू का क्षेत्रफल। अच्छा सबसे पहली बात हमेशा याद रखना कि जब भी दो साइड पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको काटती हैं तो ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल ट्रायंगल क्या है आपका 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज लिखा है तो ये 60 है, तो बेसिकली ये भी आपका 60 ही होगा और ये भी आपका 60 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये पैरेलल है ये 60 है तो ये भी आपका 60 होगा, ये पैरेलल है ये 60 है तो ये भी आपका क्या होगा 60 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल ऊपर बन गया वो भी आपका एक तरीके से क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। क्योंकि
पैरेलल साइड होगी, पैरेलल साइड होने के बाद ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो आपका ये भी 60 होगा। छोटा सा क्या बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, और किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू में उसकी साइड का या उसकी भुजा का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना आने वाला है, एरिया त्रिभुज ए और आपका पी क्यू बराबर होगा आपका √3/4, और भुजा कितनी है आपकी 5 है, इंटू आपका 5 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 25 और आपका √3 और अपॉन आपका 4। तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25√3 और बटा आपका 4, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर दिया है आपका 25√3 और आपका 4, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बेसिकली छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है अगला क्वेश्चन, इसको हम करते हैं एक बार, ठीक है। आप भी ट्राई करा करो, जब भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूं तो आप भी कोशिश करा करो कि आप उसको करो, ठीक है। बोला गया है बोला गया है कि एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखा एबी और एसी को, एबीसी के आधार बीसी के समांतर अच्छा रेखा एबी और एसी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती, ठीक है। यदि ए बी ई का जो क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कैसे आपको करना है, बेसिक सी बात है भाई, और करते हैं फिर। जैसे इसकी हम बात करते हैं, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द बेस बीसी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड डी। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी, ठीक है। पैरेलल टू बी सी ए बी, और ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पर ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है, और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई आपका कितना है, 36, ए बी ई, इसको मिला देते हैं यहाँ से, ए बी ई इसका एरिया 36 है। पूछा है ए सी डी का एरिया क्या होगा, ए सी डी उसका एरिया आपसे पूछ लिया क्या होगा। चलो भाई देखो, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ बेसिकली, ठीक है, एक काम करता हूँ इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ट्रायंगल ए बी ई का जो आपका एरिया है वो बेसिकली किसके बराबर है, आपका ए प्लस बी और प्लस आपका सी के बराबर है। और ट्रायंगल ए सी और आपका डी का जो एरिया है वो आपका ए और प्लस आपका सी और प्लस आपका डी आपका इसके बराबर है, ठीक है। तो ए तो दोनों में कॉमन है, बहुत सिंपल सी बात है। और वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि किस तरीके से इसको करना है। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था, अब भी आप ले लीजिए, ठीक है। कभी भी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, कभी भी अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, इस तरीके से दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है भाई, क्योंकि उनकी जो परपेंडिकुलर हाइट हम डालते हैं दोनों पैरेलल लाइन के बीच में वो बराबर होती है, ठीक है। सपोज करो ये ट्रायंगल ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है, तो हमेशा याद रखना दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बनने वाले ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो बराबर होता है। अगर इस बेस की मैं बात करूं तो इस बेस पे एक ट्रायंगल तो आपका ये बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल तो आपका ये बना हुआ है। उसी बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में जो बना है वो आपका कौन सा है, ये वाला आपका बना हुआ। तो इन दोनों का एरिया हमेशा आपस में क्या होगा, आपका बराबर होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब इसमें देखो बेसिकली होगा क्या
ये तो आपका कॉमन है, तो ये कॉमन है तो ये आपका सी हो जाएगा, और ये आपका ए है तो ये आपका बी है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि जो ए प्लस सी का जो एरिया होगा वही आपका बी प्लस में सी का एरिया होगा। अब सी से देखो सी कट रहा है, तो इसका मतलब ए बराबर आपका क्या होगा, बी होगा। ए और बी का जो एरिया होगा इसका मतलब वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी एक ट्रेपीजियम जब आता है तो ट्रेपीजियम में ये अपोजिट के जो एरिया होता है वो दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये चीज आपको हमेशा अपनी याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो, इसने बोला है कि जितना आपका बी है उतना ही आपका क्या है, डी है। यही बोला उसने, जितना बी है उतना ही आपका डी है। ए इसमें भी है, सी इसमें भी है। अब ये कह रहा है कि बी और डी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब डी को मैं बी लिख दूं, तो इसको अगर मैं बी लिख देता हूं तो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों उसमें भी आ गए, तीनों उसमें भी आ गए। तो कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जो ट्रायंगल बनते हैं उन सभी का एरिया आपस में बराबर होता है। ये तो इनमें आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, और ये एरिया आपका मैच कर गया। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये तो दोनों में बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जितना ये है उतना ही आपका ये भी है। अब बेसिकली ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं तो वो एरिया क्या है, आपका कॉमन है। तो इसका मतलब जो एरिया रहेगा वो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इतना सा पॉइंट आपको समझना था, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। जितना एरिया ये है उतना ही एरिया आपका ये भी है। अब इस पूरे में ए को भी लेना है और इस पूरे में भी आपको ए को लेना है, तो इसका मतलब ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ए बी ई का क्षेत्रफल अगर आपका 36 है तो ये भी आपका क्या होगा, 36 होगा। तो 36 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, आपकी 15 और 22 सेंटीमीटर है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या क्या हो सकता है। बस यही आपसे पूछा है कि इसका पेरीमीटर क्या क्या पॉसिबल है। समद्विबाहु त्रिभुज है भाई आपके। ठीक है, पेरीमीटर अब क्या क्या हो सकता है उस पे हमें बात करनी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, मान लो ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, सी। मान लो कि ये 15 है तो ये भी आपका 15 है, तो इसका मतलब कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है, 22 होगा। सपोज करो दोनों भुजाएं बराबर वाली आपकी 22 है, ये आपका 22 है, ये आपका 22 है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। इस तरीके से, क्योंकि आपको ये नहीं बोला है कि कौन सी भुजा आपकी क्या है, बराबर भुजा है, तो इसमें दो वैल्यूज आपकी पॉसिबल हो जाएंगी, दो ट्रायंगल बन सकते हैं। दोनों भुजाएं या तो 15-15 होंगी बराबर वाली, तीसरी 22 हो जाएगी, या बराबर वाली दोनों 22-22 होंगी, तीसरी आपकी 15 हो जाएंगी। ठीक है, तो इनमें से आपका कोई भी हो सकता है। तो ऊपर वाले की बात करूँ तो 15 और 15 30 और 22 आपका 52 हो जाएगा। नीचे वाले का 22-22 44 और 15 59। तो इसका मतलब ये वैल्यूज इसकी पॉसिबल हैं। तो ये दो मान इसके आ सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाली 3 वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उन्हें एक रबर द्वारा बांधा जाता है, तो रबड़ की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से इसको कर सकते हैं, बट इसको करने का हमेशा एक फॉर्मूला होता है। वो याद रखना कि जो आपकी लेंथ होती है ना, जो आपकी लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है 3D और प्लस में आपका 2πr। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा आपका 3D प्लस आपका 2πr। मान लो यहाँ पर 4 सर्कल होते तो 4D प्लस 2πr हो जाता। ठीक है, अगर 2 सर्कल होते तो 2D कर देते। तो बेसिकली सर्कल जितने हैं उतना ही। D यहाँ पर आपका डायमीटर होता है, R क्या होता है, रेडियस होती है। D क्या होता है, डायमीटर, R क्या होती है, रेडियस होती है। तो इसकी जो लंबाई होगी 3 इंटू में इसका जो 10 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर आपका 10 है, प्लस में हो जाएगा आपका 2 इंटू आपका पाई, रेडियस कितनी होगी आपकी आधी, वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 30 और प्लस में आपका 10 पाई। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा आपका 3D प्लस में आपका 2πr। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो मैं हिंट आपको दे देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, ये यहाँ से इनके सेंटर है, आपस में मिला दो। ठीक है, इनके सेंटर को आपस में मिला दो, इनके सेंटर को आपस में मिला दो। ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया।
ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये आपका इससे मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? देखो मेरे भाई, रेडियस 5 है ना, तो ये आपकी 5 है, तो ये भी आपका 5 है, 5 और 5 10 है, तो ये आपका 10 होगा। ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, 5 और 5 10 है, तो ये भी 10 होगा। ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी आपका क्या होगा? 10 होगा। तो ये वाली लेंथ आपको पता लग गई, ये वाली लेंथ आपको पता लग गई, ये वाली लेंथ आपको पता लग गई। तो 10 10 10 आपका कितना हो गया? 30 हो गया। ये आपको समझ आ गया? इतना तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, क्या आपको पता है स्क्वायर यहाँ से ये आपका एक तरीके से रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का ईच एंगल आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 होता है, 90 होता है। ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, 10 है, इक्विलेटरल बन गया, तो ये एंगल आपका 60 होगा। 60 और 90 90 180 और 60 240, तो ये एंगल कितना आ गया आपका? 120 आ गया। उसी तरीके से ये एंगल 120 आ गया, उसी तरीके से ये एंगल आपका क्या आ गया? 120 आ गया। तो ये जो लेंथ बनेगी ये हमारे लिए काम करेगी लेंथ ऑफ आर्क का। तो यहाँ से मुझे 3 लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेंगी। तो बेसिक ये है क्वेश्चन करने का। ठीक है, ये तो मैं जोड़ ही दूंगा, 10 10 और 10 आपका 30 आ गया। ठीक है, तो 30 प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 30 प्लस में आपका लेंथ ऑफ आर्क, कितनी आर्क है? 3, 3 से गुना करो। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर, 2 इंटू आपका 22, पाई में आंसर है ना, 2 पाई आर और थीटा बटे 2 पाई है आर। आर कितना है आपका? 5 है, और थीटा कितना? 120 है, और नीचे कितना हो गया आपका? 360 हो गया। 120 से आपका 3 पे 360 हो गया, 360 से आपका 360 कट गया, और आंसर हो गया आपका 30 प्लस में आपका 10 पाई। अगर डिटेल में आपको क्वेश्चन लेके जाना है तो फिर इस तरीके से करना है, और अगर आपको पेपर में लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको करने की आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपकी ट्रिक है 3D प्लस आपका 2 पाई आर। यहाँ फिर ये देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होगा, 90 ये बनेगा, 90 ये बनेगा, 90 इसका बनेगा। सेंटर पे पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, 360 में से 240 आ चुका है, तो 120 बचेगा। ऐसे 120 ये 120 ये, तीन आर्क है, उनकी लेंथ निकालनी है। तीनों की आर्क की लेंथ कितनी आ गई आपकी? ये आ गई। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। अगर 4 होता है तो भी यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, फॉर्मूले में भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, और नॉर्मली भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, ट्रिक भी आपकी होगी और डिटेल सॉल्यूशन भी आपका हो गया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी और ई तीन बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करने का डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला होता है, मैं वही आपको बता देता हूँ, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस पे डी और ई दो बिंदु हैं जो इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये आपका यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ, ठीक है, सपोज करो ये आपका डी आ गया, ये आपका क्या आ गया? ई आ गया। भुजा क्या है आपकी? 10 है। अगर 10 है तो इसका मतलब ये भी 5/3 होगी, ये भी आपकी, सॉरी 10 है ना, 10 बटा आपका 3 होगी। कितनी होगी आपका? 10/3। ये भी आपकी 10/3 होगी, ये भी आपकी 10/3 होगी, तो ये भी आपकी कितनी होगी? 10 बटा आपका 3 होगी। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। और वैसे तो इस करने का जो आपका ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने की, वो क्या होती है? जो आपकी साइड होगी वो होती है आपकी √7/3, जो आपका आंसर होता है √7/3 इंटू में आपका क्या होता है? साइड। ये इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका है। तो कभी भी अगर इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो दो बिंदु हैं, ये इसकी भुजा को अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो आपसे पूछा जाए एडी की लंबाई क्या होगी, तो एडी की जो लंबाई होती है वो हमेशा √7/3 इंटू में उस ट्रायंगल की जो साइड होती है उससे गुना कर दो। तो √7/3 इंटू में साइड कितनी आपकी? 10 है, तो 10√7/3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो है पेपर में बैठ के इसको ऐसे मुझे करना होगा, नहीं तो अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे करनी है वो भी देख लो भाई, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक काम करो, इस वाली साइड से सामने वाली भुजा पे क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल में
जो दो साइड आपस में बराबर होती हैं, अगर उनके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर आपका मीडियन भी होता है और आपका परपेंडिकुलर भी होता है। अगर मीडियन है तो परपेंडिकुलर भी होगा और परपेंडिकुलर है तो मीडियन भी होगा, ये चीज याद रखना। और अगर मीडियन होगा तो सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है भाई, अब पूरा आपका क्या है 10 है ना, तो अगर ये 10 है तो ये हिस्सा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका 10 है, ये आपका क्या है 10, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, और आपको पता है जो परपेंडिकुलर होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर मीडियन भी होगा और हाइट भी होगी। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू क्या होता है आपका साइड। तो इसका मतलब एडी की जो वैल्यू आएगी, एडी कितना होगा आपका √3/2 इंटू साइड, तो वो कितना है आपका 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 5 आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना है आपका 5 रूट आपका 3 है। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ ए बी, इसको मैं एफ नाम दे देता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल में बात करता हूँ, ट्रायंगल ए बी एफ में, ए बी एफ में पाइथागोरस लगा के क्या मैं यहाँ से हाँ वैल्यू निकाल देते हैं ना। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बी एफ की वैल्यू निकाल, बी एफ की तो है ही मेरे पास पूरी आपकी 10/3 और आपका 10/3। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक आपकी 5 है ना, अच्छा वो वाली वैल्यू नहीं है ना, उसमें से ये 10/3 घटा के मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस लगा दूं तो पाइथागोरस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 का स्क्वायर और माइनस में जो 5√3 का जो आपका स्क्वायर होगा, ये बेसिकली इसका अंडर रूट में करूंगा तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, इसके स्क्वायर में से सॉरी इसके स्क्वायर में से, ये आपका 10 का स्क्वायर है ना। अच्छा वो तो मैं 5√3 निकाल ही सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मुझसे पूछा गया है एडी की वैल्यू। एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत कर रहे हैं हम थोड़ा सा, नहीं नहीं एडी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए एफ की वैल्यू आपकी यही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये आपका 5√3 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, तो अब मैं मेरे पास ये वाली वैल्यू भी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका इतना होगा। ठीक है, ये 10/3 है। अच्छा इस 5 में से अगर मैं 10/3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ से डी एफ की, तो डी एफ की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5 और माइनस आपका 10/3, 3×5 आपका 15, 15 में से आपका 10 गया 5, तो इसका मतलब ये कितनी आ जाएगी आपका 5/3 आ जाएगी। ठीक है, तो डी एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5/3। अब मैं यहाँ से अगर पाइथागोरस लगाता हूँ तो ए डी की जो आपकी वैल्यू आएगी, ए डी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 5√3, उसका आपका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 5, ये वाला आपका 5/3 उसका आपका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5×5 = 25, आपका 75 होगा, प्लस में आपका 25 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया, सॉरी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपका इतना आ रहा है। यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ, ये 45 आ गया, 9×5 = 45, 5×9 = 63 और 4 67, और प्लस में आपका 25 आ गया और नीचे आपका कितना आ गया 9, अंडर रूट में है आपका, और ये आपका 700 आ गया। 700 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू आपका 100 और नीचे में 9 लिख सकता हूँ, और ये आपका इस तरीके से है। ऊपर से आपका 10 बाहर आएगा, 10 रूट आपका 7 होगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका 3। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 10√7 और बाई 3, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका क्या है, याद रखना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो और उसकी किसी भुजा पे दो बिंदु दे रखे हो जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो उनकी अगर लेंथ निकालनी हो, चाहे एडी की निकालनी हो चाहे ए की निकालनी हो, तो उसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होती है आपकी √7/3 इंटू में साइड, चाहे कुछ भी हो, यहाँ √7 आपका आएगा ही आएगा। तो √7/3 इंटू साइड आपका डायरेक्ट आंसर आएगा √7/3, और साइड कितनी दे रखी है 10, 10 से गुना कर दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा आपकी 17 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में एक चीज याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो ट्रिपलेट के क्वेश्चन होते हैं। और ट्रिपलेट कहाँ फॉलो होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो कहाँ फॉलो होता है वो? आपका राइट एंगल ट्रायंगल में आपका फॉलो होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपलेट की, तो मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना होगा जिसमें सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई होती है 17 होती है। और ऐसा कौन सा हो सकता है, जैसे ट्रिपलेट आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे 3 4 5 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 12 आपका 13 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 24 आपका 25 होता है, ठीक है। ये सारे ट्रिपलेट है आपके। उसके बाद 8 और 15 और आपका क्या होता है? 17 होता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी भुजा, एक ऐसा ट्रिपलेट मेरे पास आ गया है जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? उसका हाइपोटेन्यूज है जो कि 17 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कोशिश करूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और ये आपका कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसका मतलब ये, अगर आपका 17 है, ठीक है, तो इसमें से बस एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है। या तो ये 8 होगा या फिर आपका ये 15 होगा, ठीक है। या फिर ये आपका 15 होगा या फिर आपका क्या होगा? 8 होगा, ठीक है। ये 8 होगा, 15 होगा, ये 15 होगा, आपका 8 होगा, ये आपका 17 होगा, ठीक है। तो बस आपको जो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है वो क्या करानी है कि इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाओं का जो जोड़ है 40 आना चाहिए। 15 और 8 23, 23 और 17 40, सेटिस्फाई कर रहा है सबसे बड़ी भुजा भी। और एरिया कितना आना चाहिए आपका? 60। तो 1/2 इंटू में 8 इंटू आपका 15, तो 2 चौक आपका 8 हो गया, 15 चौके आपका 60 भी हो गया। इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। एरिया भी मैच कर रहा है, पेरीमीटर भी मैच कर रहा है, और जो कंडीशन है कि सबसे बड़ी भुजा है 17, वो भी आपका मैच कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ट्रिपलेट आपका यहाँ पर फॉलो होगा? 8 15 17। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, वो है ट्रिपलेट की हेल्प लेना, ठीक है। नहीं तो भाई इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से छोड़ना ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें आपको जाना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी आपका 40 आ गया, उसमें से एक 17 आ गया, तो a प्लस बी आपका 23 होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको उसमें से एक को x मानना पड़ेगा और दूसरे को 23 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। फिर x मान के करते रहो, जो कि बहुत टफ हो जाएगा। तो इससे बढ़िया 99% आपके चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिपलेट फॉलो होने के, तो आप ट्रिपलेट का यूज करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3 और 2 है, उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो समांतर भुजाओं का योग क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं और बाकी दो भुजाएं आपकी पैरेलल नहीं होती, ठीक है। बाकी दो भुजाएं आपस में पैरेलल नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये मान लो आपका ए है, ये आपका क्या है? बी है, और ये आपका क्या है? सी है, और ये आपका क्या है? डी है। ट्रेपीजियम भी दो टाइप के होते हैं, आइसोस्केलेस भी हो सकता है और आपका नॉर्मल भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो दो टाइप के बनते हैं आपके। दो टाइप के आपके बनते हैं भाई, ठीक है। एक तो ये बना दिया और एक आपका ये बना दिया। डिफरेंस क्या होता है बस वही समझने वाली बात है, ठीक है। आइसोस्केलेस तो वो होता है, सॉरी, आइसोस्केलेस वो होता है जिसकी ये वाली साइड, मतलब नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो आपस में बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर ए बी और जो आपका सी डी है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। ए बी और जो आपका सी डी है वो आपस में क्या है? पैरेलल है। और कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती हैं, बाकी दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल नहीं होती है। और वो बाकी की दो साइड आपस में बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपल ट्रेपीजियम है, अगर बाकी की नॉन पैरेलल साइड आपस में बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है? आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो ये साइड आपकी एक्स है और ये आपकी क्या है? वाई, ठीक है। मान लो ये साइड आपकी ए है और यहाँ भी ये साइड आपकी क्या है? ए है, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होगा। और इसकी अगर मैं बात करूँ,
ये आपका W है, ये आपका X है, और ये आपका Y है, और ये आपका क्या है, Z है। ठीक है, यहाँ पर ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल। कोई भी दो अपोजिट साइड पैरेलल होंगी ही होंगी, और ये वाली साइड कुछ भी हो सकती है, आपकी A हो सकती है और ये आपकी B हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ट्रेपीजियम। ठीक है, चाहे आपका आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम हो, चाहे आपका नॉर्मल ट्रेपीजियम हो, इनका जो एरिया होता है, एरिया वो किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है उसको जोड़ो, आपका x प्लस वाई हो जाएगा, और इनकी परपेंडिकुलर हाइट आपको गिवन होगी। यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट आपकी गिवन होगी, इनटू आपको क्या करना है, h करना है। तो ये इनका एरिया आता है। किसी भी ट्रेपीजियम का, चाहे आपका आइसोस्केलेस हो चाहे आपका नॉर्मल हो, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू में आपकी परपेंडिकुलर हाइट। तो ये आपका क्या आता है, एरिया आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। और इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियम के बारे में, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के बारे में खासकर, कि आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं, और जो नॉर्मल ट्रेपीजियम होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, उसमें डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, सिर्फ 3 डायग्राम ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। पहला स्क्वायर होता है, दूसरा रेक्टेंगल होता है, और तीसरा आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता है, जिनके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बाकी किसी के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते, ना पैरेललोग्राम के होते हैं, ना रोम्बस के होते हैं। ठीक है, और ट्रेपीजियम के तो आपके आइसोस्केलेस के होते ही है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं इसके बारे में, बस ये यही आपका फॉर्मूला होता है। और जो इसके अलावा जो बेसिक प्रॉपर्टी जो इससे रिलेटेड होगी वो ज्योमेट्री में आएगी, वहां पर हम देखें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें इससे करना था, तो इसलिए मुझे इसको बताना पड़ा कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3 और 2। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी। ठीक है, ये कह रहा है कि समांतर भुजाओं का अनुपात, लेंथ का अनुपात 2 और 3 है। मान लो ये आपका 2x है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका 3x है। और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी होती है वही बेसिकली क्या होता है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये कितना है, आपका 15 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर एरिया आपको निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया होगा आपका यहाँ से 1 आपका 2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 3 और 2 आपका 5x हो गया। ठीक है, 3 और 2 5 इंटू आपका क्या हो गया, 15 हो गया, और यही आपका किसके बराबर है, 450 के बराबर है। ठीक है, 15 थी आपका 45 आ जाएगा यहाँ से, और इसको अगर 5 छिका आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आपकी 12 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब इसने क्या पूछा है मुझसे, इसने मुझसे पूछा है कि पैरेलल साइड्स की जो भुजाएं हैं उनका जोड़ क्या होगा। तो वो कितना है आपका, यहाँ से आपका 2x है, यहाँ से आपका 3x है, 5x है। तो 5 इंटू आपका कितना होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब, सॉरी हाँ, 5 इंटू 12 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 60 सेंटीमीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है, कर सकते हो ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। देखो, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता भाई तो फिर आपसे कोई करा भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए एक बार। चलिए भाई, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD, आपको पता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम, जिसकी दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और बराबर हो जाती हैं। या तो दो अपोजिट साइड आपस में बराबर हो जाए, या दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो जाए,
तो आपका क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, और इसने बोला है ABCD, ए बी आपको बना ही लेते हैं यार। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी भी चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है किसी भी चतुर्भुज का एरिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, दो अपोजिट साइड आपस में या तो बराबर हो या फिर पैरेलल हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से आपका A आ गया, ये आपका B आ गया, और ये आपका C आ गया, और ये आपका क्या आ गया, D आ गया। ठीक है, ये साइड आपस में पैरेलल है और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, और क्या है, आपस में बराबर है, तो वो होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसने बोला है AB आपका 24 है, तो कोई इश्यू नहीं है, अगर ये आपका 24 है तो इसका मतलब ये भी आपका 24 है। ठीक है, AD आपका 16 है, ये 16 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका 16 है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको इनकी परपेंडिकुलर हाइट दे रखी हो तो बिल्कुल सीधी होती है ऐसे। तो सपोज करो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है, हो सकता है परपेंडिकुलर हाइट इस तरफ भी आ जाए, तो बेसिकली जिस पे परपेंडिकुलर हाइट आएगी वही आपके लिए किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। जिस पे परपेंडिकुलर हाइट जाएगी वही आपके लिए बेस बन जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है AB और DC के बीच की दूरी 10 है, AB और DC के बीच की दूरी, इसका मतलब ये वाली आपको 10 दे रखी है। ठीक है, कह रहा है AD और BC के बीच की दूरी बताओ, तो इसको मैं H मान लेता हूँ, तो H की वैल्यू निकाल। तो इसका मतलब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा 24 इंटू में आपका 10, 20 इंटू परपेंडिकुलर हाइट इसका एरिया होगा। क्या आपको पता है, अब जो हाइट है वो ये वाली है H, अब बेस आपका कितना है, 16 है। अब देखो ट्रेपीजियम तो सेम है, अगर ट्रेपीजियम सेम है तो जितना उसका एरिया था उतना ही उसका होगा, तो ये बात आपको पता लग गई होगी। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, बेस आपका 16 होगा और हाइट आपकी H हो जाएगी। 8 दूनी आपका 16 आ गया, 8 तीन आपका 24 आ गया, 2 पंजे आपका 10 भी आ गया, तो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई आपकी, 15 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई हाइट आपकी, 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इनके जो बीच की दूरी रहेगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, और इन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ भाई, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि लंबाई 10 मीटर कम है तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है। इफ द लेंथ ऑफ ए रूम फ्लोर एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 20 मीटर। ठीक है, देखिए भाई, मान लो कि अगर इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी क्या है, x है, तो इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, x प्लस आपका क्या है, 20 है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा आपका x इंटू में आपका x प्लस 20 होगा, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई कर दूं तो एरिया आपका ये आ जाएगा भाई। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू क्या होता है, आपका चौड़ाई होता है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि लंबाई 10 मीटर कम, लंबाई 10 मीटर कम होने का मतलब है इसमें से 10 कम कर दो, तो इसका मतलब x प्लस 10 हो जाएगी, तो इतनी आपकी लंबाई होगी, और चौड़ाई बढ़ा दो 5, तो x प्लस आपका 5 हो गया। तो कह रहा है कि एरिया अपरिवर्तित रहता है, तो क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब पहले वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो दोनों तरफ से एरिया को इक्वेट कर दो। अब जो कटे उसको काट लेते हैं सोल्व करके, एक्स का स्क्वायर आ गया और प्लस आपका क्या आ गया, 20x आ गया, बराबर में यहाँ से आपका एक्स का स्क्वायर आ गया और प्लस आपका क्या आ गया, 5x आ गया। ठीक है, प्लस में आपका 10x आ गया और प्लस कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कटेगा, 15x आ गया, इस तरफ आएगा 15, 20 में से 15 गया आपका 5x आएगा, 5x की वैल्यू 50 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो कह रहा है कि फरस का क्षेत्रफल क्या है, फरस का क्षेत्रफल ये होगा भाई, तो कितना आ गया आपका, ये 10 हो गया और ये आपका 30 हो गया, तो इसका मतलब एरिया कितना होगा, यहाँ से आपका एरिया हो जाएगा 10 इंटू आपका 30, तो कितना आ गया आपका 300 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब एरिया आपका 300 मीटर स्क्वायर आएगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से एरिया को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने खास क्वेश्चन में कंडीशन बोली है कि आपके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें भी क्या करना है, एरिया को इक्वेट कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 200 मीटर 180 मीटर वाले का आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ए स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। इसका मतलब अगर आउटसाइड बोलता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपको डायमेंशन दे रखी है वो अंदर की तरफ की दे रखी है, वो किसकी दे रखी है आपको, अंदर की तरफ की। ठीक है,
इस तरीके से कुछ आपका, ठीक है। बोला गया है कि ये आपका मान लो 200 है, तो ये भी आपका क्या है 200, ठीक है। ये आपका क्या है 180 है, तो ये भी क्या है आपका 180 है। कुछ इस तरीके से आपका 200 200 180 180 है। कह रहा है कि दोनों तरफ 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसका मतलब इस तरफ भी आपका 10 मीटर चौड़ा है, ये भी आपका क्या है 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसी तरीके से इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों तरफ आपका क्या है एक तरीके से 10-10 मीटर चौड़ा आपका रास्ता, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 इस तरफ है 10 इस तरफ है, तो 180 और 10 ये और 10 ये, तो क्या ये आपका 200 बन गया। उसी तरीके से 200 है, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, तो बाहर वाला आपका 220 बन गया। तो अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। वो क्या होता है कि एक तो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल के अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, एक तो वो होता है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इससे छोटा तरीका क्या है कि आप थोड़ा ध्यान से देखना, छोटी छोटी रेक्टेंगल बनेंगी आपके पास। एक तो जैसे ये रेक्टेंगल बन गई, और ऐसी ही एक इसके सामने बन जाएगी। एक का निकाल के 2 से गुना कर दो। उसी तरीके से ये देखो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगी, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसके सामने एक और है, इन इसको 2 से गुना कर दो, तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा। अगर मैं बाहर वाले की बात करता हूं तो आप ध्यान से देखना, ये चौड़ाई आपकी 10 थी ना, तो ये 10 हो गई। उसी तरीके से इसकी चौड़ाई आपकी 10 होगी, लंबाई 220 होगी, ये भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 है। तो बाहर वाले इस रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो लंबाई 220 हो गई, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 है ना। 2 गुना में एक का एरिया कितना आएगा 220 और इंटू आपका 10, एक का एरिया इतना आ गया। प्लस में इसका एरिया कितना आएगा, इसकी जो ये लंबाई तो 180 रहेगी, चौड़ाई आपकी 10 ही है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू आपका 180 और इंटू आपका 10, ये होगी। ऊपर आपका कितना आ गया 2200 दूनी 4400, और प्लस में नीचे आ गया आपका 3600। 4400 और 3600 कितना हो गया आपका 8000। तो इसका मतलब इनका जो आपका एरिया होगा कितना होगा आपका 8000 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी आपको डाउट आता है आप पूछ सकते हो, और किसी भी तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको इस तरीके से कराऊं कि डाउट ना रहे। फिर भी 1% चांस है रहने का, तो उसके लिए भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और लगे रहिए और कंटिन्यू लगे रहिए, तभी कुछ बेनिफिट होगा। बाय बाय, टेक केयर।